तो चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली टारगेट श्रृंखला की दूसरे नंबर की क्लास है। और इस क्लास में हम देखेंगे आपका जो है इंडियन पॉलिटी जो है राजनीति की विषय को देखेंगे। और इसके जो है अपने दिए गए टारगेट से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उनका जो है डिस्क्रिप्शन बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स जो है जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं, वो आज का टॉपिक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न। थोड़ी समझिएगा, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है, कुछ बातें यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। इसके बाद जो है हम अपने क्वेश्चन करेंगे। जो मौलिक अधिकार हैं ये जो है भारतीय संविधान के भाग कहाँ पर दिए गए हैं, भाग 3 में दिए गए हैं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। यह जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय नागरिकों को कुल मिला के वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले जो है 7 मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन उसमें से जो एक अधिकार है आपका, जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार, इसे क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। कब? यह जो है 1978 में खत्म कर दिया गया था, जो कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। आपसे पूछे मौलिक अधिकार, ये जो भाग 3 है इसे क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगली बात करें, मौलिक अधिकारों में जो है कुल संख्या भी हमने बता दी हुई है, 6 जो इनकी संख्या है। मौलिक अधिकारों का अगर आपसे पूछे जनक किसे कहा जाता है, अगर देशों की बात करें तो अमेरिका को क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का फ्रेंड्स जनक कहते हैं। क्योंकि और जननी आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों की जननी किसे कहा जाता है, तब आप क्या बताएंगे कि ब्रिटेन को जो है इनकी जननी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ था। लेकिन अपने घर में रहने की जगह यानी कि संविधान में और उनके संरक्षण की बात सबसे पहले अमेरिका ने की थी। तो पिता का कारण होता है संरक्षण करना, उसी प्रकार जनक क्या हो जाएगा, संरक्षक। जन्म जहां से हुआ था वो ब्रिटेन हो जाएगा। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपसे पूछे कि भारत में मौलिक अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है, भारत में मौलिक अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, क्या प्रश्न बताएंगे, क्या प्रश्न बताएंगे, गलती नहीं करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। सबसे पहले आज़ादी के पहले भी इनकी लगातार मांग चलती रहती। लेकिन चलिए हम बात करते हैं इनकी प्रकृति की। अगर बात की जाए, फैक्ट और ध्यान रखिएगा, इनकी प्रकृति कैसी है, वाद योग्य है। कैसी है, वाद योग्य है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर मौलिक अधिकार गवर्नमेंट आपकी छीनती है तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और याचिका दायर करेंगे, एसएलपी दायर करेंगे। रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा और आपको मौलिक अधिकार प्रदान कराएगा, सरकार पर रोक लगा देगा। ध्यान रखिएगा, आपके पास अधिकार है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226। यहाँ पर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जो है एसएलपी दायर कर सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में मौलिक अधिकार खत्म नहीं होते हैं, लेकिन देश में अगर आपातकाल लगा हुआ है तो मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। चलिए हम हर प्रश्न के अकॉर्डिंग जो इसकी चर्चा करते हैं, सभी पहलुओं को समझते हैं। तो हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। अगर एक अच्छा लोकतंत्र आप मानते हैं किसी देश को, तो वह कौन सा कारक है जो ये बताता है कि उदार लोकतंत्र में जो वहाँ के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा होगी। तो सुरक्षा कैसे होती है, उनको अगर क्या कर दिया जाए, शक्तियों का केंद्रीकरण, सॉरी केंद्रीकरण कैसे हो सकता है भाई, मैंने क्या लगा दी, शक्तियों का पृथक्करण अगर कर दिया जाए। पृथक्करण का से क्या है, क्या मैं ये डिलीट कर दूं, आपको पीडीएफ में जानकारी नहीं मिलेगी। चलिए मैं न्यू स्लाइड लेकर नहीं समझा सकता यहाँ पर, तो मैं यहीं पर समझा देता हूँ। शक्तियों का पृथक्करण मतलब कि शक्तियां अगर एक बिंदु पर होंगी, अगर शक्तियां मान लीजिए इस बिंदु पर हैं
और तो आप जो है इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर शक्तियों के 2 बिंदु हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? 2 बिंदु हो जाते हैं और शक्तियाँ कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित कर दी जाएँ कि एक-दूसरे के अपोज़िट टाइप की शक्तियाँ हो जाएँ कि इसके खिलाफ ये सुनाई कर सके, इसके खिलाफ ये सुनाई कर सके। तो भारत में इसी प्रकार की व्यवस्था है कि जो न्यायपालिका है, कौन-सी पालिका है? न्यायपालिका है, इसे क्या बनाया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई है। संसद जो भी है, जो न्यायपालिका से अलग है। तो क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है उसमें लिखा गया है कि दोनों जो है शक्तियाँ अलग-अलग होंगी। आप जानते हैं कि कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। तो अलग-अलग कार्य करते हैं, इससे क्या होता है, जब सरकार गलती करती है, तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के अच्छे-अच्छे कार्यों पर क्या कर देती है, रोक लगा देती है। यही क्या है, शक्तियों का प्रकार। तो उदार लोकतंत्र वही माना जाएगा जिसमें जो है नागरिकों को अधिकार दिए जाएँ और उन नागरिकों के अधिकार मिल सकें। कौन दिलवाएगा नागरिकों के अधिकार? न्यायालय दिलवाएगा। तो न्यायालय जो है सरकार से अलग होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है? क्या पूछ रहा है? कौन-सा एक सही है? गलत नहीं पूछ रहा है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ये सही बात है। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन भारत में कब आया हुआ था? दिसंबर 1927 में ही क्या है साइमन कमीशन आता है। जब इसका कांग्रेस और भारतीयों ने क्या किया? विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। इस व्यक्ति जो है लेनलेतुगो भारत सचिव था उस टाइम पर लेनलेतुगो या कोई और सचिव था, उसने भारतीयों को क्या कहा? भारत को चैलेंज करते हुए कहा था, मुझे अभी भी जो है याद है वो कथन जब मैं नेहरू रिपोर्ट का पढ़ रहा था कि चैलेंज करते हुए कहा था कि भारतीयों में कोई एक ऐसा भी विद्वान है जो एक ऐसा संविधान बना करके दिखा दे जो सभी को स्वीकार हो। इस चैलेंज को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद मोतीलाल नेहरू, कौन सा नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के पिता थे ये मोतीलाल नेहरू। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने जल्दी से 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इस रिपोर्ट में संविधान बना करके तैयार कर दिया भारत का। क्या कर दिया? संविधान बना करके तैयार कर दिया। हालाँकि वो अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार अलग था, वर्तमान का संविधान अलग है, लेकिन उस संविधान में भी क्या किए गए थे? मौलिक अधिकार प्रस्तुत किए गए थे। आपका ये भी बात सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसमें कोई मौलिक अधिकार नहीं थे, किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया था, पूरी की पूरी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित कर दी गई थी। इसलिए तो क्या कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक ऐसी गाड़ी है जिसके में कई जगह से ब्रेक लगे हुए लेकिन इंजन ही नहीं है। मतलब सभी जगह एकदम कंट्रोल कंट्रोल करने की बात की गई थी लेकिन जनता को कोई अधिकार ही नहीं थे। अगस्त प्रस्ताव कोई अधिकार नहीं दिए थे। ये सब विश्व युद्ध को रोकने की मतलब विश्व युद्ध तक भारतीयों को दिलासा देने के लिए लाए गए थे। इसमें कोई नहीं था। आपका सही जवाब हो जाएगा 1928 के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था? ये कथन जो है जब भारत की संविधान सभा लगी हुई थी, कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी असेंबली लगी हुई है, सभा लगी हुई है और उस सभा में जो है सामने कौन बैठे हुए हैं, सामने जो है आपके ये सभा है मान लीजिए, इस सभा में इस पंक्ति में जो है कई सदस्य इस प्रकार से खड़े हुए हैं, इस प्रकार संसद लगती है, सदस्य खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है अध्यक्ष साहब जो है क्या है बैठे हुए हैं, अध्यक्ष साहब और यहाँ खड़े होकर के एक व्यक्ति जो है कहता है, क्या कहता है? एक व्यक्ति यहाँ खड़े होकर के कहता है, जब मौलिक अधिकार शामिल किए गए संविधान में, कहता है कि ये मौलिक अधिकार जो हैं, ये हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है तथा सभ्य विश्व के लिए साथ किया गया एक समझौता है। ऐसा कथन कहता है, इसका मतलब है कि हमने दूसरे देशों से लिया हुआ है भले ही मौलिक अधिकार, लेकिन ये हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है। किस बात की प्रतिज्ञा है? जो उसमें अधिकार दिए गए हैं कि जैसे अस्पृश्यता का अंत करेंगे, समानता का अधिकार, आरक्षण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है। किसके लिए? सरकार के लिए प्रतिज्ञा है कि इनको पूरा करे और ये सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। मतलब कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियों की उन्नति के लिए किया गया एक समझौता है। ये व्यक्ति का नाम आप जानते हैं। इस व्यक्ति का जो नाम था, कौन था? आप कल्पना कीजिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे ये। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे जो भारत के आगे चल कर के राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति भी रहे थे पहले। तो ये हो जाएगा सही।
राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा की समिति के क्या थे, ये स्थायी रूप से अध्यक्ष थे। बाबा साहब जो है ये प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कई समितियां थी इनके पास में, संघ शक्ति समिति थी और भी समिति थी। खास तौर से इनका जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहता है वो है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार जो है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से, ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों की जब निलंबन की बात आती है, सामान्य परिस्थितियों में इनका निलंबन नहीं होता। कब होता है साहब? जब देश में क्या लगा होगा? आपातकाल लगा होगा। तो अनुच्छेद 359 में ये बात कही गई है कि यहाँ से राष्ट्रपति क्या करेंगे? आदेश जारी करेंगे और इस आदेश के तहत क्या कर दिया जाएगा? मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? निलंबन। निलंबन का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। उस टाइम पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसे, कौन-कौन से? अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20, ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिसे आपातकाल लगा हो तब भी नहीं रोक सकते हैं, कुछ भी लगा हो कभी नहीं रोका जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20, 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का जो अधिकार है, वो चाहे आपातकाल लगा हो या कुछ भी लगा हो, नहीं रोका जा सकता, बाकी सभी रोके जा सकते हैं। तो कभी नहीं निलंबित किए सकते, ये बात गलत लिखी हुई है क्योंकि आपातकाल के समय हो जाता है। प्रधानमंत्री के निर्देशों पर निलंबित नहीं होते, राष्ट्रपति की इच्छा पर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपातकालीन की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ये बात सही हो जाएगी। इच्छा पर नहीं होते राष्ट्रपति की, लेकिन राष्ट्रपति ही आदेश जारी करते हैं। वो कौन सी परिस्थिति होती है? आपातकाल के समय पर, इच्छा पर नहीं होते। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को, कौन सा वो अनुच्छेद है जो संविधान में लिखे हुए प्रावधानों को सांसद अथवा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? समझ में नहीं आया ना? कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न को ऐसा समझिएगा कि जो हमारे क्या हैं, संविधान है, उस संविधान में कुछ न कुछ क्या लिखे गए हैं? प्रावधान दिए गए हैं। प्रावधान जो है दिए गए हैं। उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ, प्रावधान ये दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, समानता का अधिकार। क्या दिया गया है? समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता जो है आर्टिकल 14 में दी गई है। ठीक है? अब कल के दिन कोई जो गवर्नमेंट आती है, संसद आती है, वो कानून ऐसा बना देती है कि केवल जो है जिसके पास में 1 करोड़ रुपए हैं, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? सांसद का चुनाव लड़ सकता है। वही व्यक्ति ही सांसद का चुनाव लड़ सकता है। ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना, समानता के अधिकार की नाइंसाफ़ी हुई ना। तो हम कल के दिन क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएँगे कि साहब देखिएगा, हमें आर्टिकल 14 जो क्या करता है, समानता का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए माँग रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए नहीं होंगे, तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अर्थात ये समानता कहाँ से हुई? तो ये तो क्या हुआ, पैसों में खरीदारी ना हो गई, समानता कहाँ है? जब सभी लोगों को समान अधिकार मिले, वही क्या होती है? समानता होती है। तो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इन कानूनों की क्या करेगा? जाँच करेगा। किसके अनुसार जाँच करेगा? संविधान के प्रावधानों के अनुसार जाँच करेगा। अगर संविधान के प्रावधानों के अनुसार सही है तो इसे ठीक कर देगा, अन्यथा इन्हें जो है क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। यही प्रश्न का मतलब है, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसको प्राथमिकता प्रदान करेगा, इसके अनुसार पर ये बात करता है अनुच्छेद 13 जो है इसकी बात करता है। अनुच्छेद 32 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। ठीक है? अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? क्या करता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? उत्तर जो है अनुच्छेद 14 सही हो जाएगा। विधायन सत्ता का मतलब क्या होता है? विधायन सत्ता का मतलब क्या होता है? विधि के अनुसार शासन। विधि के अनुसार जो है क्या करना? शासन करना। और विधि के शासन का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 14 में है और इसमें क्या कहा गया है? 2 बातें हैं अनुच्छेद 14 में। पहली बात है विधि के विधि के समक्ष समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। ये दोनों बहुत ही बड़ी अवधारणाएँ हैं, इनको समझाने में जो है मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन लगता है कि क्या समानता और
संरक्षण दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? तो ये मेंस में आएगा, कभी चर्चा करेंगे जब यहाँ पर मेंस पहुँचेगा हमारा। तो विधि के समक्ष समानता, यह जो है हमने किस देश के संविधान से लिया हुआ है? ब्रिटेन के संविधान से। और विधि के समान संरक्षण जो है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है, ये भी ध्यान रखना। आरक्षण जो है विधि के समान संरक्षण का परिणाम है। विधि के समान संरक्षण का ही परिणाम है आरक्षण, विधि के समान समानता का परिणाम नहीं है, अन्यथा भेदभाव हो जाएगा। या आप समाज के एक व्यक्ति को आरक्षण दे रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। एक तरफ संविधान में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष सभी लोग क्या है, समान हैं। आरक्षण देंगे तो क्या हो जाएगा, भेदभाव नहीं हो जाएगा। तो क्या इसे अपवाद कहेंगे? अपवाद नहीं कहेंगे जी, ये विधि के समान संरक्षण के तहत जो है दिया गया है। इसीलिए आर्टिकल 14 में दोनों बातें जोड़ी गई हैं। तो इसमें कहा गया है आरक्षण जो है विधि के समान संरक्षण का हिस्सा है, और जो सभी लोगों को समानता प्रदान की जाती है वो समता का हिस्सा है। तो दोनों बातें ये कभी समझेंगे हम, थोड़ा-सा इसमें समय लगता है काफ़ी समझाने में, जटिल चीज़ें हैं। अनुच्छेद 15 ध्यान रखिए किससे संबंधित है? शिक्षा में अगर आपसे पूछा जाए आरक्षण किसमें दिया हुआ है? शिक्षा के क्षेत्रों में जो आरक्षण की बात करें अनुच्छेद 15 में है। आपसे पूछे सरकारी नौकरी में जो आरक्षण दिया जाता है इसे लोक नियोजन कहते हैं। सरकारी नौकरी में जो आरक्षण होता है इससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है, छुआ-छूत का क्या करता है? अंत करता है ये, अस्पृश्यता का अंत करता है। अगला प्रश्न है, ज़्यादा हो गया क्या? चलिए ठीक है, 7 नंबर का है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई-राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है, ये मतलब भेदभाव को रोकता है। क्या करता है? भेदभाव का क्या करता है? निषेध करता है। और निषेध क्या करता है? सभी जगह निषेध करता है। सॉरी, हाँ, भेदभाव का निषेध करता है। आप जो है किसी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग लिंग, जन्म स्थान जन्म स्थान और क्या है भाई एक चीज़, नस्ल, इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? इनके आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसा कौन कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है। मैं प्रश्न समझा रहा हूँ, समझिएगा, केस भी आपको समझ में आ जाएगा ध्यान से। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव का निषेध करता है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और नस्ल। मतलब कि आप एक लड़की हैं, ये कहकर नहीं आपको रोका जा सकता है कि आप एक जो है फीमेल हैं या लड़की हैं, दूसरा लिंग है आपका, आप इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं। तो लिंग के आधार पर, आपकी जाति के आधार पर जो है गवर्नमेंट के कार्यों में या कोई भी सार्वजनिक कार्यों में रोक नहीं लगा जा सकती है। जन्म के स्थान पर भी, कि आप जो है पहाड़ में जन्म लिए हैं, या आप पिछड़े क्षेत्रों में जन्म लिए हैं, या आप शहर में जन्म लिए हैं, या आप जो है कहाँ पर जन्म लिए, इस आधार पर रोक नहीं लगाई जाएगी। परंतु तमिलनाडु में क्या होता है? तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेज की एक लड़की रहती है जिसका नाम है चंपाकम दुराई। इस लड़की का कुछ नंबरों से क्या हो जाता है? सिलेक्शन बाहर हो जाता है। शायद अनरिजर्व कैटेगरी से लड़की थी, और वहाँ पर जो है एससी-एसटी को मिलाकर के लगभग 69% आरक्षण है। कितना आरक्षण है? 69% वहाँ पर जो है आरक्षण देखने को मिल जाता है। समझिएगा बात को, मेरा उद्देश्य जो है प्रश्न को समझाना है, प्रश्न के भाव को समझाना है। इसमें जो है मेरा संबंध किसी जाति धर्म से नहीं है, मैं जो है समझाने के उद्देश्य से आपसे बातें कर रहा हूँ। तमिलनाडु में जो मेडिकल कॉलेज के लिए एक लड़की है चंपकम दोराईराजन, उसका कुछ नंबरों से क्या रुक जाता है? सिलेक्शन रुक जाता है। वो क्या करती है, जब उसे कहता है, जब वो गहराई से इसको पढ़ती है तो वो आरक्षण के कारण मेरा सिलेक्शन रुक गया है, सीटें रिजर्व हैं, तभी से जो है रुक गया है। तब ये लड़की क्या जाती है, चंपाकम नाम की जो लड़की है जाती है सुप्रीम कोर्ट में, मद्रास राज्य उस टाइम पर हुआ करता था, तमिलनाडु भी होगा, मद्रास हाई कोर्ट में जाती है, और वहाँ पर क्या करती है, केस फाइल करती है। केस बनता है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईरचन, 1951 का केस बनता है। सुप्रीम कोर्ट के पास में ये केस पहुँचता है, लड़की कहती है कि मेरा, आप तो भारतीय संविधान में कहते हैं कि हम लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध करते हैं, अर्थात भेदभाव को रोकते हैं, और आप जातियों के आधार पर क्या है, आरक्षण को समर्थन करते हैं, इसलिए मेरा सिलेक्शन बाहर हो गया। आपका आर्टिकल भेदभाव का निषेध करता है, इस भेदभाव को खत्म कीजिए, मेरा जो है सिलेक्शन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस लड़की के फैसले पर क्या कर दी, सहमति दिखा दी। क्या कह दी? सहमति दिखा दी, और सरकार को निर्देश दिए कि इनका सिलेक्शन किया जाए। चूँकि तमिलनाडु की जनसंख्या जब देखी गई, सरकार ने ये कहा ये तो भाई गलत बात है।
हमारा उद्देश्य भी क्या है? समान विकास करना और हमने जो है आरक्षण करके पिछड़ी जातियों को क्या कर रहे हैं? समाज में बराबर का हिस्सा दिला रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने क्योंकि तमिलनाडु की जनसंख्या में भी 70% क्या थी आपकी एससी, एसटी थी और अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों की संख्या वहाँ पर बहुत कम ही। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रथम संविधान संशोधन किया। क्या किया? पहला संविधान संशोधन 1951 में इसी केस के बाद में किया और आर्टिकल 15 में 15(4) जोड़ा और इसमें लिखा कि समाज के पिछड़े वर्ग विशेषकर आज एससी और एसटी को शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकेगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है नहीं कुछ कर पाएगा क्योंकि संविधान में अब लिखा जा चुका है। तो ये आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया था और तो आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न देखते हैं कि मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? वो था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दिया गया है। तो अब भेदभाव किया जा सकता है क्योंकि अनुच्छेद 15 में 15(4) नामक धारा जोड़ी गई और उसमें प्रथम संविधान संशोधन द्वारा गवर्नमेंट ने लिखा कि समाज के पिछड़े वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या किया जा सकेगा? आरक्षण का प्रावधान गवर्नमेंट कर सकेगी। ये था। अगली बात करते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है कि जो समानता का अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत से लेकर के प्रश्न पूछ रहा है, उसी को भाषा में बदल दिया गया है। ये भाषा जो है एससी एसटी जो एक्ट है, एससी एसटी सॉरी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, हाँ यही है एससी एसटी एक्ट, बाद में इसका पहले नाम जो वही था। तो एससी एसटी एक्ट वर्तमान में इसे कहते हैं, ये 1955 में बना हुआ था मूल रूप से। तो ये इसकी भाषा है जो कि अनुच्छेद 17 को आधार बना करके यह कानून बनाया गया था। अगला प्रश्न है ये 20 में क्या बात करता है? इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता गिरफ्तारी के समय पर कुछ अधिकार देता है कि जब आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो क्या-क्या आपके पास में अधिकार होता है, जैसे कि आपको अपने मन का वकील करने का अधिकार होता है, पुलिस से ये जानने का अधिकार होता है कि आपने हमें गिरफ्तार क्यों किया है। कोई भी पुलिस जो है बिना लेडीज़ के जो है घर की जो है औरतों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। कुछ ऐसे अधिकार इसमें दिए गए हैं। अपने खिलाफ गवाही देने के लिए पुलिस जो है अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अगर ऐसी करती है तो आप जो है अपना एक्शन दूसरी जगह ले सकते हैं। अनुच्छेद 19 जो है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में चर्चा करता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा करता है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों का अंत करता है। जो आप पहले होते थे अंग्रेजों के ज़माने में राजा साहब, एक जौन से साहब भी होते थे या राय बहादुर साहब होते थे, सर की उपाधि होती थी। अब कोई ऐसी उपाधि नहीं होगी। कोई भी अधिकारी अपने नाम के आगे ऐसा नहीं लिख पाएगा ऑफिशियल नाम में कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एसपी है, कलेक्टर है कि मैं कलेक्टर ये हूँ। हालाँकि सामान्य बोलचाल में प्रयोग किया जा सकता है लेकिन औपचारिक नाम में प्रयोग नहीं कर जा सकेगा। ऐसा जो है अनुच्छेद 18 प्रावधान करता है। हमारा जो 9वें नंबर का प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किसमें अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी है? कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं। जैसे ए नंबर में दी गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ था, अभिव्यक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ तो अपनी बातें व्यक्त कर रहा हूँ। अभिव्यक्ति का मतलब यह भी होता है कि मैं मौन रह के भी अभिव्यक्त कर सकता हूँ, मैं अखबार में लिखवा कर भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकता हूँ, मैं हाथ-पैर डुलाकर भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकता हूँ। तो अनुच्छेद 19 एक ए में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बाकी ए, बी, सी, डी इस प्रकार से करके और अन्य 5 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं। कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक धरना देने की स्वतंत्रता, ऐसी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं। हमारे पास में पॉलिटी विषय का आज का अंतिम प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना मौलिक अधिकार है के तहत नागरिक का मतलब किस अनुच्छेद के तहत ये अधिकार है? आपने देखा होगा कि अभी एसडीएम साहब ने जो है ये झंडे उतराए हुए थे और कई लोगों को जो वो भी किया हुआ था। तो जब भी आपको ऐसा दोबारा दृश्य देखने को मिले तो आप ज़रूर इनको जवाब दीजिएगा कि भारतीय संविधान का जो क्या अनुच्छेद 21 जो है
क्या है? जस्ट मिनट रुकिएगा। हाँ, अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 ए, एक ए में आएगा। अनुच्छेद 19 एक ए में जो है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के अधिकार को क्या माना गया है? ये भाषण एवं अभिव्यक्ति का भाग माना गया है। क्या माना गया है? भाषण एवं अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति का क्या माना गया है? हिस्सा माना गया है। तो ये एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों को बिना आपातकाल के दौरान छीना नहीं जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये बात बताइएगा अगर ऐसा जो दृश्य आपके सामने कभी आए, हमारे सामने आएगा तो हम ज़रूर बताएँगे। और संविधान का अनुच्छेद 1 है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, इनके द्वारा यह डिसीजन दिया जा चुका है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इससे छोटी गवर्नमेंट संस्था इस अभिलेख को तोड़ नहीं सकती है, उसे मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। तौहीन का क्या होता है? जुर्माना होता है, दंड होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कहानी को ध्यानपूर्वक समझिएगा, थोड़ा-सा समय दीजिएगा, चूँकि इस प्रकार से पॉलिटी पढ़ने में और भी मज़ा आता है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नवीन जिंदल। केस बता रहा हूँ ये इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का, नवीन जिंदल। मेंस पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा जब ऐसे केस पढ़ते हैं, क्योंकि मूल्यांकन अच्छा होता है। नवीन जिंदल एक व्यक्ति हैं, विदेशों से आते हैं और ये क्या करते हैं, भारत में क्या खोलते हैं, अपना एक उद्योग खोलते हैं। क्या खोलते हैं? उद्योग खोलते हैं, कंपनी खोलते हैं और इन्होंने अपने कंपनी के ऊपर क्या लगा दिया, भारत का झंडा जो है लगा दिया। क्या लगा दिया? भारत का झंडा लगा दिया। कुछ लोगों ने इन पर केस कर दिया। ये क्या कर रहे हैं, इस झंडे का प्राइवेट रूप में उपयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट केस पहुंचा, नवीन जिंदल बनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। ये मुझे टाइम तो एग्जैक्ट याद नहीं है, 1978 का केस था शायद। तो ये पहुंचता है केस सुप्रीम कोर्ट में। ये ध्वज को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है, जिंदल साहब कहते हैं कि साहब मैं तो अपनी राष्ट्रीयता का प्रदर्शन कर रहा हूँ कि मुझे देश के झंडे से प्यार है और यह है, निजी उपयोग कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसमें डिसीजन दिया था कि अपने देश के ध्वज को क्या करना, अपने घर में फहराना, ये भाषण एवं अभिव्यक्ति का हिस्सा है। इसे जो है रोका नहीं जा सकता। हम बता रहे हैं, इसके झंडे के माध्यम से हम बता रहे हैं कि हम भारतीय हैं और झंडे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो इसे अनुच्छेद 1 ए में सुप्रीम कोर्ट ने शामिल हुआ माना था। तो ध्यान रखिएगा, ये केस है आपका। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है और ये प्रश्न आया हुआ है, अभी का प्रश्न है। ये आरपीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी में आया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, तो ये क्या हो गए, हमारे 10 प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद जो है हम एमपी जीके के जो है प्रश्न करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई प्रश्न हो कमेंट में डाल दीजिएगा। धन्यवाद। समय जरूर लगता है।